बच्चों, अभी मैंने आपको 15वां अध्याय पढ़ाया था, अब इसका 16वां अध्याय ज़रा ध्यान से सुनिए। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। उसने घर आकर माँ के साथ काफ़ी काम कराया और काफ़ी काम अभी बाकी था जो कि अगले 2 दिन में करना था। आशा यद्यपि मीनू की छोटी बहन थी, परंतु मीनू को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि जब मीनू के पिताजी माँ जो है मीनू की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, तो मीनू ने स्पष्ट मना कर दिया था कि पिताजी अभी आप आशा की शादी कर दिए, क्योंकि मुझे अपने जीवन में कुछ बनना, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। उसकी बुआ जी भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे शब्द ना कह दे जो इसके हृदय को ठेस पहुँचाए, क्योंकि वे उसकी आदत को जानते थे। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को बुलाया और कहा, बहन देखो, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कभी कुछ नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी क्यों करते हो? उनकी ये बात सुनकर पिताजी बोले, बहन, आजकल इन बातों को कौन मानता है? फिर मीनू वकालत कर रही है, अब इसकी शादी कैसे हो सकती है? इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हुई। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारनी होती है। जैसी उस रस्म का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठी मीनू की ओर इशारा करती माँ ने कहा कि मीनू करेगी, और बड़ी बहन ही करती है। लेकिन बुआ बोली, नहीं, बड़ी बहन तब कर सकती है कि अगर बड़ी बहन शादीशुदा होगी, तभी इस रस्म को पूरा कर सकती है। लेकिन मीनू की तो अभी शादी हुई नहीं है। यह बात सुनकर मीनू का चेहरा मुरझा गया, लेकिन माँ समझ गई और माँ ने उसको समझाया। माँ ने कहा, देखो, आजकल कोई नहीं मानता इन रस्मों को, मीनू ही इस रस्म को पूरा करेगी। यह कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी। ज्यों ही मीनू ने रस्म शुरू की, आसपास पड़ोस की सभी महिलाओं को कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष का मतलब होता व्यंग कसना, कटाक्ष करने लगे। तो उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए, परंतु उसने धीरज से काम लिया। रस्म पूरी हो जाने पर वो वहाँ से हटी। जैसे ही वो अंदर कमरे में गई, एकांत में उसका हृदय रो पड़ा, उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करके, यानी धीरज धैर्य करके आशा से बातें करना शुरू कर दी। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में एकत्रित होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे। शादी के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। मीनू और आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रूप रंग और अधिक निखर आया था। उसे कोई भी देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा, क्योंकि आशा की शादी हो रही थी जो मीनू की बहन थी, यानी मीनू से जो छोटी थी। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने उसे बहुत अधिक परेशानी होती, लेकिन उसने किसी तरह से साड़ी पहनी। हरे रंग की उसने साड़ी पहनी थी और हरे रंग की साड़ी पहनकर मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। मेकअप भी किया उसने थोड़ा सा, और साड़ी बांधकर पिन ठीक से लगा लिए थे, जिससे उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। खैर, वो मीनू तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। घर में सारे मेहमान आ चुके थे और तभी उसका ध्यान 1-2 महिलाओं की तरफ गया जो आपस में बात कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिनकी शादी नहीं हुई? दूसरी महिला ने मीनू की ओर इशारा करके कहा, अरे ये है तो इनकी जो हरे रंग की जो साड़ी पहनी है, वही तो इनकी बड़ी बेटी है। तीसरी महिला का, नहीं, बड़ी लड़की भी काफ़ी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं कहेंगे? इतना सुनकर पहली महिला बोली, क्या पता चलता है, आजकल की लड़कियों का बड़े नखरे होते हैं। दूसरी महिला, जो मीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली, यह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया है। तभी पहली बोली, पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटी को इतना जवान करता है, आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। यह सब बातें सुनकर मीनू बहुत ऊब चुकी थी। वो सोच रही थी कि क्या इस समाज में किसी को भी अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं है? वह शादी करे या ना करे, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? और समाज
और हमारा समाज इस प्रकार का समाज है कि अगर कोई नहीं करे या करे शादी तो भी उसको चैन से नहीं रहने देता। इन सब की बातें सुनकर मीनू का हृदय बेचैन हो उठा। उसके हृदय की पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता था। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी, अपने दिल की पीड़ा को चेहरे तक आने नहीं दे रही थी। जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ, विदाई का कार्यक्रम हुआ और मीनू की जो बहन थी आशा उससे लिपट लिपट के रो रही थी। माँ-बाप सोच रहे थे, जो उसके माँ-बाप थे, मीनू के माँ-बाप थे जिनका नाम दयाराम जी था, पिताजी जिनका नाम दयाराम, वो सोच रहे थे ये कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता-पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड़ प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल साथ रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन हो जाती है। जैसी आशा की विदाई मीनू की माँ बहुत रोई। खैर उन्होंने अपने आप पे संयम रखा। माँ को इस तरह रोती देखकर मीनू को लगा कि वह जीवन में कभी भी शादी नहीं करेगी, सदा अपने माँ बाप के पास रहेगी। वो सोचती कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कष्ट सहा, उन्होंने हमारी हर खुशी व सुख सुविधा का ध्यान रखा, अपनी बीमारी में भी सदैव हमारी ही चिंता लगे। पर ये कैसा रिश्ता होता है कि जो पल भर में बेटी को माँ से अलग कर देता है। इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में आना शुरू हो गए। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और उनसे कहा कि माँ आप रो मत, आपकी एक ही बेटी तो विदा हुई है, दूसरी आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। यह कहकर माँ ने मीनू को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा नहीं बेटी ऐसा मत कहो, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है और वो अपने घर में ही शोभा दे। अपने घर का मतलब ससुराल में। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुला कर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ सभी काम करती रही, घर पे रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है। खैर सारा काम मीनू ने किया, सब कुछ सही हो चुका था। घर का काम माँ कर लेती थी। मीनू को अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त थी तब उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। फिर उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं जो है अपना मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरा पढ़ाई का जो है काफ़ी पढ़ाई काफ़ी बेकार हो चुकी है, इसलिए मैं मेरठ जाऊंगी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण, और इसलिए उसके माँ बाप ने जो है उसको जाने की इजाज़त दी थी, क्योंकि वो माँ बाप जानते थे कि 10 दिन की उसने छुट्टियां ले रखी थी और 10 दिन की छुट्टी के चक्कर में उसका काफ़ी पढ़ाई बेकार हो चुकी थी।